क्योंकि इतना स्ट्रेस आएगा आपके पास, कोई बांटने के लिए नहीं होगा, कोई दुख बांटने के लिए होगा। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्विट कर देते हैं। बेस्ट होता है अगर 3 को फाउंडर हो, बट 2 को फाउंडर बहुत ज़रूरी है होना किसी भी स्टार्टअप में। मैं ये मानता हूँ कि एक बंदा जो है वो एज अ CEO का रोल रहेगा और एक बंदा प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर पाएगा। अगर आप 1% एंटरप्रेन्योर हो, ऑब्वियसली देयर आर सिंगल पर्सन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत बढ़िया से किया है कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करने का प्लान करो या सोचो तो एक को फाउंडर ज़रूर देखो। Hi Veer, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good. So Veer, thank you for coming to our podcast and thank you for sharing your wisdom. और कैसा लग रहा है, कैसा रहा आपका? How was your journey? It was good. It was good. Basically, मैंने कैब करी और मैं चलाया सीधा सीधा, तो कोई इश्यू नहीं हुआ. Done. So you put up in Chandigarh, right? And आपने चंडीगढ़ से ही अभी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं? Yes, अभी चंडीगढ़ से ही फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ. Right. तो why not a metro city? Because you are a developer yourself, and why not Bangalore or Delhi? Why Chandigarh? Basically, I tried both of them. Initially, जो फर्स्ट जॉब थी वो बैंगलोर ही थी. मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश था. पहला तो रश, और दूसरा मैं थोड़ा सा फूड को लेके सेंसिटिव हूँ, तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर कोई था नहीं और वहाँ का फूड में से नहीं हो पा रहा था. हाँ, Then रश I और swi- फूड का चक्कर तो Yes. है, अभी रामेश्वरम कैफे में भी ब्लास्ट हुआ, रश और फूड ही उसका भी कॉम्बिनेशन. यस. देन फिर मैं दिल्ली भी आया, 2 महीने वहाँ भी जॉब करी, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन. अब चंडीगढ़ का सीन ये है कि आप सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ उठा लो, उनमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो उठा लो, और उनको मिला दो तो वो चंडीगढ़ बन जाता है. राइट. एंड अभी वैसे हम रिवर्स माइग्रेशन बहुत सारी Tier 2 सिटीज़ में देख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं मेट्रो से. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ देम, या जयपुर में मैंने सुना है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन गया है. यस, लखनऊ भी डेवलप हो रहा है एज अ टेक हब. तो बहुत सारे नई सिटीज़ आ रही हैं एज अ टेक हब्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है और एक्सपेंडिचर्स भी कम है. यस. तो एट द एंड आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है कंपैरेटिवली बैंगलोर दिल्ली से, एंड आपके पैसे भी ज़्यादा बच जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग. यस. ठीक है वीर, बिफोर वी ऑफिशियली स्टार्ट वीर, आप अपना एक बार प्रोफाइल बताओगे मुझे पूरा कि व्हाट वाज योर स्कूलिंग, फिर एजुकेशन, एंड देन योर जॉब्स और व्हाट्सएवर प्रोफेशनल स्टिंट्स यू डिड. सो बेसिकली स्कूलिंग आई वॉज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, शायद आपने नाम सुना होगा. तो केंद्रीय विद्यालय में था मैं. फिर उसके बाद कॉलेज करा जौनपुर से, वहाँ पास में ही था. बीटेक करी मैंने वहाँ से. फिर उसके बाद बीटेक किस फील्ड में? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस. यस. मैंने काफ़ी रिसर्च करा था. मतलब पहले मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे कि BCA इज़ बेटर देन बीटेक, तो मैंने बहुत कंपैरिजन करके फिर बीटेक चूज़ करी थी. तो फिर बीटेक के बाद यही 1-2 महीने इधर उधर ट्राई करा, इंटर्नशिप वगैरह, कहीं अच्छा नहीं लगा. फिर लास्ट में आया मैं चंडीगढ़. एक कंपनी थी साइबरट्रॉन करके, वहाँ पे मैंने 10 महीने काम किए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे काम कम था. मतलब दूसरों को तो ये बहुत बढ़िया लगेगा कि आराम से बैठ के सैलरी मिल रही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. नहीं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. यस. कि आप स्पेसिफिकली इनिशियल डेज ऑफ योर करियर आपको काम अच्छा और ज़्यादा ही करना चाहिए, बिकॉज वो आपका एक स्किल सेट और टेक्नीशियन जो है आपका रोल बढ़ाने में हेल्प करता है, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू ग्रो. तो मैं अगर जब भी किसी फ्रेशर से मिलता हूँ तो आई ऑलवेज एडवाइज हिम दिस ओनली कि यार स्टार्टिंग में ऐसी जॉब लो जहाँ पे हसल ज़्यादा हो, ग्राइंडिंग ज़्यादा हो, आपको मीनिंगफुल काम मिले, वैरायटी ऑफ काम मिले, एंड ज़्यादा काम मिले, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर स्किल सेट. और आपने एज अ टेक्नीशियन अगर एक बार स्किल सेट डेवलप कर लिया देन इट्स गुड टू ग्रो फ्रॉम देन. हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अंदर से इंजीनियर टाइप हूँ. मुझे जब तक कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहा ना कुछ सॉल्व करने को, मेरे पास कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो मुझे बहुत बोरिंग सी लाइफ लगती है अपनी. तो आप वहाँ से 10 महीने में आपने बोला स्विच किया? हाँ, मैंने स्विच कर लिया. तो 10 महीने में क्योंकि 10 महीने में, हाँ, इनिशियली उन्होंने कुछ इधर उधर का काम दिया छोटा मोटा, फिर वेब स्क्रैपिंग दिया करने के लिए, वो थोड़ा नया था मेरे लिए तो मज़ा आया. 1 महीने वो करा. फिर उसके बाद बैठा ही था मैं, 2-3 महीने बैठा ही था. फिर वापस उन लोग ने PHP पे लगा दिया, तो फिर PHP मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को. तो फिर पता चला, मतलब ऐसे ही मैं जिस PG में रहता था वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहते थे जो NTR में काम करते थे. तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा काम होता है. तो मैंने रिज्यूमे दे दिया और गया, इंटरव्यू दिया. ऑल ऑफ सडन हो गया ये. तो वहाँ पे इंटरव्यू में पहली बार में मैं सेलेक्ट भी हो गया. तो फिर तब से अभी तक मैं NTR में ही हूँ. कितने टाइम हो गया आपको NTR में? 3 साल से ज़्यादा हो गए. 3 साल ज़्यादा हो गए. एंड NTR में आपका प्रोफाइल कैसे कैसे ग्रो किया? आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया एंड किस तरह से? मैं इनिशियली पहले एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करा था.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड देन अब टेक लीड हूँ मैं वहाँ पे। टेक लीड हूँ। Yes. Done. और मतलब सिंस यू हैव डिसाइडेड कि अब आपको एक कंपनी में रहना है, एंटियर इज अ Web3 कंपनी प्राइमरली। नहीं, सीन ये नहीं था एंटियर में, मतलब वो लोग फ्रीडम देते हैं डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने का। इनिशियली मैं हायर हुआ था रिएक्ट के लिए, फिर वहाँ पे एक प्रोडक्ट था एक्सचेंज, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, मतलब उसका लोडिंग टाइम बहुत स्लो था। तो समहाउ मैंने मेरा जो उस टाइम पे टेक लीड थे उनको कन्विंस करा कि सर ऐसे नहीं चलेगा, हम इसको स्विच करते हैं, नेक्स्ट जेएस पे लेके आते हैं, क्योंकि उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग हमें मिल जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी, हमारा एसईओ बढ़िया हो जाएगा। तो समहाउ कन्विंस करके फिर वहाँ से मैंने नेक्स्ट जेएस पे आ गया मैं। फिर नेक्स्ट जेएस करी, नेक्स्ट जेएस करने के बाद फिर जब ऐसा लगा कि एक लेवल पे मैं आ गया हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, फिर मुझे वहाँ पे फिर से चॉइस मिल गई कि मैं बैकएंड भी कर सकता हूँ। तो साथ के साथ मैंने बैकएंड स्टार्ट कर दी। बैकएंड स्टार्ट करने के बाद मेरे को एक टीम मिल गई लीड करने के लिए। फिर जब टीम लीड करने लग गया तो फ्रंट एंड बैकएंड के साथ अब डिप्लॉयमेंट भी देखने लग गया। मतलब प्रॉपर मैं नहीं कर रहा था, मैं मैनेज कर रहा था डिप्लॉयमेंट। तो ये सारे मतलब वहाँ पे एक्सपोजर मुझे मिल जा रहे थे टेक्नोलॉजी की, मेरे को मतलब चीज़ें नई नई ट्राई करने मिल जा रही थी, इस वजह से मैंने स्विच करना बनता ही नहीं है फिर। राइट। तो अब बिफोर दिस आपने मुझे बताया कि आप इससे पहले फ्रीलांसिंग भी करते थे यस। इन कॉलेज एंड स्टफ, तो वो कैसे कैसे एक्सपीरियंस और कैसे कैसे आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट मतलब सीन ऐसा है, जब हम क्लास 9th में थे, अगर आप सीबीएसई से हो तो सीबीएसई में अगर आपको याद हो क्लास 9th में HTML इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बस वही सीन था, HTMल को सबने एज अ सब्जेक्ट पढ़ के हटा दिया और मैं पकड़ा रह गया। तो 9th 10th 11th तक मैंने PHP सीख ली थी, और उस टाइम मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया था एथिकल हैकिंग का। तो उस टाइम मुझे बड़ा मज़ा आता था वो फिशिंग वाली वेबसाइट्स बनाने में और टैब नैपिंग वगैरह करने में। फिशिंग के साथ बहुत ऑब्सेशन है। मतलब अभी व्हेन वी वर शूटिंग फॉर आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, उसमें भी मुझे एक बच्चे ने बताया कि फिशिंग से मैंने अपना टेक करियर स्टार्ट किया। और नहीं, तो एज अ चाइल्ड आपको क्या इंटरेस्ट रहता है कि मुझे उसके इंस्टाग्राम का पासवर्ड मिल जाए, और मेरे टाइम पे तो फेसबुक था, उस टाइम पे सारे फेसबुक कर रहे होते थे। तो मतलब उस टाइम पे मैंने फिशिंग वाली वेबसाइट बना के 1-2 फ्रेंड्स की ऐसे ही पासवर्ड करके फिर उनको मैंने बताया कि मैंने दोबारा मैसेजेस पढ़े ऐसे ऐसे करके। मतलब इंटरेस्ट जो था, मतलब बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बिल्ड करने में ज़्यादा रहता है। मुझे ऐसा कुछ बनाना अच्छा लगता है कि जो मैं बनाऊँ और लोग यूज़ करें। कॉलेज में था मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एक चीज़ बनाई थी, PU सोशल करके एक वेबसाइट, जिस पे लोग आके अपना कन्फेशन डाल सकते थे एनोनिमसली, और लोग उसको अपलोड डाउनलोड कर सकते थे। और मैंने अपने जो हमारे HOD थे उनको ये दे रखा था कि आप डिलीट कर सकते हो आपको जो अच्छा ना लगे। तो वो कुछ चला था। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं बिल्ड करूँ उसको यूज़र यूज़ करे, उनके किसी काम आए। मैं मतलब कह लो आप बिल्डर वाला माइंडसेट है थोड़ा सा मेरा। तो जैसे आपने जब ये किया एंड आप फ्रीलांसिंग पे बता रहे थे मुझे कि फ्रीलांसिंग, हाँ, तो था ये कि मैं थोड़ा सा मतलब मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट थी। मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पे जनरली लोग डिग्री लेने आते होते हैं, तो वहाँ पे से डिग्री लेके फिर वो चले जाते हैं, मतलब जो भी उनको करना है, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, या फिर बाकी सबका माइंडसेट रहता है कि बस जॉब करना है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे चाहिए था, मैं सीखने की कोशिश कर रहा था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो वो मैंने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करी। अब फिर मैं सोच रहा था अब सीख तो लिया, अब करना क्या है इसका, अब सीख के बैठ तो नहीं सकते, बैठेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। फिर मेरे को ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करते करते शायद एक यूट्यूबर है ईशान करके, तो उनसे पता चला कि लिंक्डइन एक ऐसा टूल है जिससे आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से कनेक्ट हो सकते होते हो। तो मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, उस पर बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स को ऐड करा। तो एक कंपनी थी उस टाइम पे, अभी तो शायद बंद हो गई है, नोएडा की, तो उनके पास PHP के बहुत सारे काम होते थे। तो टास्क बेसिस पे वो मेरे को काम देते थे और मैं कंप्लीट करके दे देता था, तो उसके मुझे पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह करके मैंने काफ़ी मतलब उस टाइम तो साल के मैं बना लेता था 60 to 70,000 साल के, और मेरी कॉलेज की फ़ीस ही 60,000 होती थी। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की फ़ीस ऐसे निकल गई मेरी। पापा बस खाली हॉस्टल्स के पैसे दे देते थे, मेरा काम चल जाता था। अंडरस्टूड। दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि आपने कॉलेज में यू फंडेड योर ओन फीस और आपने पूरा अपना करियर अच्छे से बनाया। बट मेन क्या आप मतलब जैसे कि अभी आप करते हो साथ साथ में फ्रीलांसिंग या कुछ भी? नहीं, अभी नहीं, अभी फुल टाइम जॉब। तो अभी जो आपने इससे आप मुझे इसके वाले बता रहे थे कि आप सेविंग्स नहीं करी हैं आपने, तो व्हाई दिस? मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ थोड़े से एक्सपीरियंसेस में। मतलब मैं इवेंट्स में बहुत ज़्यादा जाता हूँ। मतलब टिकट होती भी तो बहुत एक्सपेंसिव है, 30,000 की एक टिकट्स होती है, कभी 40,000 की होती है। तो मुझे
अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, जिनसे मतलब जनरली क्या होता है कि आप एक सर्टेन माइंडसेट पे हो और सामने वाला दूसरे सर्टेन माइंडसेट पे है, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता, तो इस वजह से फ्रेंडशिप भी उतनी ग्रो नहीं हो पाती। बट फिर जैसे दिस इज़ अ करियर काउंसलिंग पॉडकास्ट और करियर काउंसलिंग टॉक, तो उसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंस यू वांट टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप पोस्ट दिस राइट, पोस्ट योर वर्किंग करियर, और जो आपने प्रोफेशनली अभी स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, यू वांट टू डिप्लॉय इट इनटू योर एंटरप्रेन्योरियल करियर। तो एंटरप्रेन्योरियल करियर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत रहती है बहुत सारी चीज़ों में। तो द सेविंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगर तो आपका ऐसा होता ना कि अच्छा यार चलो मुझे जॉब में ही ग्रो करना है, या मुझे इसके बाद एक कंपनी के बाद दूसरी, एक प्रोफाइल के बाद दूसरी, देन इट्स गुड। बट अगर आपका एक्सपीरियंस ये है कि मुझे इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है, या फिर एनीथिंग रिस्की जो उतना स्टेबल नहीं है, दैट यू वांट टू डू, देन बिल्डिंग योर कॉर्पस बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज हेल्पफुल। बट अगेन सिंस हमारी इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हुई भी है कि हम अभी इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स में क्या होता है कि दे टेक केयर ऑफ certain things. For example, if we add you to our incubation program, then there is a high probability that we will invest in you, क्योंकि हम लोग 95-96% केसेस में इन्वेस्ट करते ही हैं जब जो भी इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज उसमें होता क्या है कि वाई दिस इज डिफरेंट, बिकॉज उसमें एक तो स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन प्रोसेस है, दूसरी बात वो 5% 4% का ड्रॉप आउट रेट है जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। उसमें ये होता है कि एंटरप्रेन्योर सीरियस ही नहीं रहता, या एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉब्लम या अपने जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से वो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं, बट अदरवाइज इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स में सही होता है। एंड सिंस यू विल बी ज्वाइनिंग आवर इंक्यूबेशन प्रोग्राम, और यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन आवर इंक्यूबेशन प्रोग्राम, देन इट माइट हेल्प यू आउट हेयर राइट। तो उस केस में, बट अगेन फॉर फ्यूचर ऑल्सो जब आप बिल्डिंग कंपनी खड़ी कर लोगे एंड यू विल हैव सम एग्जिट्स एंड यू विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट, मेक श्योर टू हैव दैट कॉर्पस, ताकि वो लाइफ में आपको अगले रिस्क लेने के लिए हेल्प करेगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं। और इसके अलावा भी आप मुझे बता रहे थे आपका जो एनटीएम में रहा, यू स्टार्टेड योर करियर विद एक्सचेंज राइट एज अ प्रोडक्ट। तो एक्सचेंज वो वेब3 एक्सचेंज थी, वेब3 एक्सचेंज थी, ग्रेट। एंड उसके अलावा आपने किस किस तरह की चीज़ों में काम किया है? वेब3 एक्सचेंजेस के अलावा NFT मार्केट प्लेसेस बनाए मैंने, एक्सप्लोरर्स बनाए मैंने, एक सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट। एक्सप्लोरर किसके लिए बनाया? एक्सप्लोरर इज वेरी, इट्स अ वेरी कोर प्रोडक्ट। यस, मैंने एक्सप्लोरर बनाया है, मतलब एक प्रॉपर ब्लॉकचेन है, मतलब अभी बिल्ड हो रही है, उसके लिए मैंने बनाया। ओके, मतलब एक नहीं, दो वेरिएंट मैंने उसके लिए बनाए, तो वो अभी डेवलपमेंट फेज में ऑलमोस्ट डन है, फिनिशिंग चल रही है, लास्ट एंड जो टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑलमोस्ट डिप्लॉय होने के लिए रेडी है वो। ग्रेट। वो भी स्क्रैच से बना प्रॉपर, मतलब इनिशियली जब मैं ज्वाइन करा था तो सेम चीज़ वही मैंने की। मैं प्रोडक्ट देखा, मैंने उसकी स्पीड देखी, उसकी लेटेंसी देखी, मैनेजमेंट को कन्विंस करा कि मैं इसका स्पीड और इसकी लेटेंसी बहुत कम कर सकता हूँ। मैनेजमेंट समहाउ एग्रीड, तो फिर से मैंने स्क्रैच से लिखा वो नोड में। समझ गया। यस, नोड में लिखा और फिर फ्रंट एंड रिएक्ट में ही रहने दिया, क्योंकि फ्रंट एंड अगर मैं दोबारा करने लग जाता तो उतना क्लाइंट बियर नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा बैकएंड क्लाइंट कम्युनिकेशन भी देखते हो एंटलीयर के लिए? कौन सी? एंटलीयर के लिए नहीं, अब क्लाइंट नहीं, क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं। अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं हूँ वहाँ पे क्लाइंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन है मेरे साथ, बस। इससे पहले तक नहीं, इससे पहले तक मुझे बस ये बोला जाता था ये वाला प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्ट करके दे दो, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है बीच में हमारे, तो वो हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को, और मेरा काम रहता है। अभी एंटरप्रेन्योरियल अपना स्टेंट करना चाहते हैं, यू वांट टू बिल्ड योर एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप, जो आप नया स्टार्टअप सोच रहे हैं, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी टीम है? आपने किसी टीम से बात की है या अभी नहीं की? वेल, आई हैव सम पीपल, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज द फंड्स, बिकॉज मेरे विजन के लिए वो प्रॉपर रिस्क नहीं ले सकते ना, उनका कोर है जॉब करना, इस कंपनी से उस कंपनी से उस कंपनी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए फंड चाहिए, तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम लाइंग राइट नाउ। सो तो को फाउंडर्स नहीं है आपके पास? नो, नॉट राइट नाउ, को फाउंडर्स नहीं। डेट। तो जब भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए द बेस्ट थिंग इज हैव समबडी हु इज विद यू, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्विट कर देते हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स एंड सिंगल पर्सन कंपनी वाले जो होते हैं। एटलीस्ट हैव 2 को फाउंडर्स। बेस्ट होता है अगर 3 को फाउंडर्स हो, बिकॉज देन यू हैव अ वेरी टेबल, आप टेबल पे वोट आउट करा सकते हो, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बिल्ड विथ 3 को फाउंडर्स। बट 2 को फाउंडर बहुत ज़रूरी है होना किसी भी स्टार्टअप में, मैं ये मानता हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बंदा जो है वो एज अ CEO का रोल रहेगा, पब्लिक फेसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ देखेगा, और एक बंदा प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर पाएगा। अगर आप 1 पर्सन एंटरप्रेन्योर हो, ऑब्वियसली देयर आर सिंगल पर्सन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत बढ़िया से किया है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल स्किल चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल
आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। Yes. क्योंकि इतना स्ट्रेस आएगा आपके पास, कोई बांटने के लिए नहीं होगा, कोई दुख बांटने के लिए होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करने का प्लान करो या सोचो, तो एक एक को फाउंडर ज़रूर देखो कि मेरा को फाउंडर कौन हो सकता है, Yes. राइट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन क्रूज फेयर, जो मेरे को फाउंडर है, ही वॉज माई टीचर बिफोर, राइट, और वो रिनोड टीचर थे। उन्होंने अपना लास्ट स्टार्टअप अन अकेडमी को सेल किया एंड देन वी बोथ स्टार्टेड क्रूज फेयर। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि नाउ वी हैव अ कम्पेनियन फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। वो मेरी बहुत सारी, सिंस वो मेरे से एज में भी सीनियर है 10 साल, तो ही कैन हेल्प मी आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स। उनका नेटवर्क मेरे से ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी लोगों को जानते हैं। एंड द केसेस कि अब सिंस आई एम ऑल्सो इन द कंपनी, देन मैं Web3 में बहुत टाइम से हूँ। इट्स बिन 8 years सिंस आई एम इन Web3। 10 साल की एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरी भी है, तो मेरा अपना भी नेटवर्क है। और हमारा एक अलग टाइम लाइन्स पे चला और अलग तरह के बिजनेसेस थे। ही वॉज इन टू इंस्टीट्यूशनल एंड कोचिंग एंड नेट टेक बिजनेस, मैं Web3 एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉन्टेंट बिजनेसेस में रहा हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो को फाउंडर रखने का बेस्ट फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि जो स्किल सेट्स आप में हैं, आपके को फाउंडर में आप ऑल्टरनेट स्किल सेट देख सकते हो। और दूसरा इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट है। एंड तीसरी बात ये है कि जब कंपनी ग्रो करेगी, एक बंदा बैक एंड और एक बंदा फ्रंट एंड ऑफ द कंपनी देख पाएगा। फ्रंट एंड व्हेन आई से फ्रंट एंड इज इन्वेस्टर्स, पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें। बैक एंड इज प्रोडक्ट, कस्टमर फीडबैक, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, अगर कुछ है तो वो सारी चीज़ें देख पाएगा। तो एटलीस्ट 2 को फाउंडर्स होने तो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है, 3 हो तो बेस्ट है। तो ऑलवेज थिंक ऑन दोस लाइन्स। या गॉट इट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि बिफोर यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप, 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक तो कि आपके पास कुछ सेविंग्स हो, सो दैट इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम्स यू कैन सस्टेन योर सेल्स। सेकेंडली कि अगर आप जब प्रोडक्ट ये कंपनी बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव अ को फाउंडर। ये 2 चीज़ें ऐसे हैं कि ये रिकमेंडेड है मेरे से। बट अगेन इफ़ यू डोंट हैव, ऐसा नहीं कि इसके बिना हो ही नहीं सकता, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद दिस फ्लो। तो सिंस नाउ यू वांट टू गेट इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप थिंग्स, है ना, और अभी आप यू आर अर्निंग एंड आपकी जॉब है, तो आपकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं जहाँ पे आपको पैसे देने हैं या देने होते हैं हर महीने, या कुछ ऐसी चीज़ होती है? यस, थोड़े थोड़े, उतने ज़्यादा भी नहीं। मतलब फैमिली अभी तो सही चल रही है। मम्मी प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, और पापा प्रॉपर जो खेती का काम है वो देखते हैं। वी हैव अ लार्ज लैंड, सो तो ऐसा उतना ज़्यादा नहीं, भाइयों का थोड़ा मोड़ा खर्चा देखना पड़ जाता है, दैट्स इट। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे अभी फ्रॉम योर जॉब, तो वोंट इट बी टफ फॉर यू? क्योंकि वो एकदम से इनकम स्ट्रीम तो आपका कम हो जाएगा ना। आपके यहाँ पे भी आपको देखना होगा, अपनी कंपनी का भी देखना होगा, बिकॉज कंपनी इज अनदर, इट्स लाइक हैविंग अ बेबी। यस, स्टार्टिंग में तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, एफर्ट, अटेंशन एंड रिसोर्सेज, व्हाटएवर यू हैव, राइट। डू हैव टू इन्वेस्ट इन द कंपनी टू मेक इट बिग। ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो वो फिर आप किस तरह से देख पाओगे और किस तरह से उसे कर पाओगे? वो हो जाएगा मैनेज, क्योंकि मतलब उतना लार्ज अमाउंट नहीं है जो मुझे हर महीने कमिटमेंट है कि मेरे को देना ही देना है। ओके, तो अच्छा, तो वॉलंटरीली देते हो, इट्स नॉट अ कमिटमेंट नहीं है? यस, ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है। अंडरस्टूड। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को सेम प्रोफाइल में आना, जिस प्रोफाइल में आप हो, फॉर द व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं, तो वो किस तरह से सेम प्रोफाइल में आ सकते हैं, टेक लीड तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, सिंस यू आर नॉट फ्रॉम अ Tier 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, आई बिलीव, नॉट टियर 2, और 3 साल के गैप में इतना करना काफ़ी टफ रहा है मेरे तो लिए। ये कैसे, तो व्हाट इज द करियर हैक दैट यू वांट टू गिव टू पीपल? टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब जो मेरे फाउंडर हैं, जो एनटीआर के फाउंडर है, बेसिकली उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए तुमको 10,000 घंटे लगते हैं, राइट। ठीक है। तो 10,000 घंटे लगते हैं, वो तुम 4 साल में कंप्लीट करो, 6 साल में कंप्लीट करो, या 2 साल में कंप्लीट करो। तो जितना टाइम हम अपनी स्किल सेट को देंगे उतना ही होगा। मतलब सीन ये होता है, जनरली क्या होता है, जब एक फ्रेशर ज्वाइन करता है कंपनी, वो सुबह गया ऑफिस, शाम को आया ऑफिस से, मस्त चिल कर रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो मेरा सीन ऐसा नहीं था। मतलब मेरे सोचने का तरीका, मैं काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। क्योंकि अभी एक मैंने कम्युनिटी भी स्टार्ट करी है पिछले 1 साल से, JS पंजाब करके। वो मैंने इसलिए स्टार्ट करी कि जनरली क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ थी, वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रही थी। गूगल की कम्युनिटी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। ना Node.js के बारे में कोई बात कर रहा है, ना Next.js के बारे में कोई बात कर रहा है। ये सारी जो जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो ये गैप देख के मैंने ये कम्युनिटी स्टार्ट करी, और काफ़ी जल्दी स्टूडेंट्स में आ गए। मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उतना जल्दी हो गया। मतलब 2-3 महीने के अंदर ही आई हैव अराउंड 600 to 700 पीपल साइन अप फॉर दिस। तो ये सीन था। तो मतलब बेसिक
जो आप कहोगे एक रूल जो मैंने फॉलो करा, मैंने टाइम इन्वेस्ट करा। होता ये था कि अगर सुबह 10 बजे का ऑफिस है, जब मैं नोट जस्ट सीख रहा था तब की मैं बात बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे का ऑफिस होता था, तो मैं ऑफिस पहुँच जाता था सुबह के 7 साढ़े 7, और 7:30 से 10 में ऑफिस के ही रिसोर्सेज यूज़ करके, ऑफिस का इंटरनेट यूज़ करके, ऑफिस का पीसी यूज़ करके मैं नोट जस्ट पढ़ता होता था। और सुबह के टाइम पढ़ता था, और जो डाउट्स होते थे वो ऑफिस टाइम में सीनियर से मैं पूछ लेता था कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे वहाँ दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पे गाइडेंस भी मिल गया मेरे को फास्ट इंटरनेट भी मिल गया, मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो गया। बस सबसे कठिन काम क्या था, सुबह 7:30 बजे उठना। तो अगर रोड मैप क्या होगा, मतलब अगर मान लो किसी को नोड जेएस सीखना है, राइट, एंड उसमें एक्सपर्ट बनना है, एंड टू गेट ऑन टू अ पॉइंट जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकें और खुद से चीज़ें बना सकें, तो उसके लिए एक रोड मैप क्या होगा अगर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स के? क्वालिटीज आपने बता दी कि 10,000 घंटे देने, टाइम देना, दैट्स ओके, बट व्हाट शुड बी द रोड मैप? के पहले HTML CSS कर लो, देन अगर प्रॉपर रोड मैप की बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं रोड मैप के। मैं जनरली क्या करता हूँ, वीकेंड्स पे ना कुछ बच्चे होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं ना, उनको गाइड करने का भी काम करता हूँ। तो अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड करा है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो निकल के आया है वो ये आया है कि बेसिक्स सीख लें, कोई से भी कोर्स उठा के, XYZ कोई सा भी कोर्स ले ले, उसके बेसिक्स ख़त्म कर ले। मतलब इतना हो जाए कि वो डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहा है, APIs बना पा रहा है, ठीक है, गेट पुट पोस्ट रिक्वेस्ट सारी कर पा रहा है, ठीक है, CRUD एप्लीकेशन बना ली उसने। अब इतना करने के बाद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कोई सा भी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लो, उसका क्लोन बनाने की कोशिश करो। या तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लोन्स बनाने की वीडियोस पड़ी, उनमें से कोई एक पहले खुद से बना लो, फिर उसके बाद स्क्रैच से खुद बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब खुद स्क्रैच से इंसान बनाना स्टार्ट करता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाती हैं। और जब वो चीज़ें क्लियर, जब आप खुद बनाओगे ना स्क्रैच से, तो चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं, जब सामने से इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन करता है तो वहाँ पे आप जवाब देने लायक हो जाते हो। राइट। तो आपने बोला कि आप पहले बेसिक सीख लो, एंड देन किसी प्रोडक्ट का क्लोन बना के यू कैन लर्न नोड जेएस। बहुत वास्ट लर्निंग हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। और अगर मान लो किसी को जॉब लेनी है, और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज स्टूडेंट भी सेम ही प्रोसेस फॉलो कर सकता है। तो इसके लिए जॉब्स के लिए बंदा कोई स्पेशल पोर्टल है जहाँ पे जा सकता है? जॉब्स के लिए 2 रोड मैप हो जाते हैं बेसिकली। एक तो DSA वाला रोड मैप जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उठाती हैं। एक मतलब वो बच्चे जिनको DSA उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जिनमें से मैं आता हूँ, ठीक है, तो जिनको DSA पसंद नहीं है वो प्रोडक्ट मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट बनाए। मतलब अगर आप अपना रिज्यूमे दे रहे हो किसी को, तो सेम रिज्यूमे तो लाखों बच्चों का है, तो आपका स्टैंड आउट कैसे करेगा? आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसको डिप्लॉय करा, उसका लिंक उसमें डाला, तो सामने वाला जो इंटरव्यू रिव्यू कर रहा है आपका जो रिज्यूमे है, वो क्लिक करके वो यूज़ कर पाएगा चीज़ें। और फिर आपने वहाँ पे गिटहब लिंक दिया, वहाँ पे उस सेम चीज़ का वो कोड देख पाएगा। तो इसके बाद इंटरव्यू के कॉल्स आने बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, अंडरस्टूड, रेदर देन कि आपने बस केवल गिटहब का लिंक डाल दिया और दे दिया। जनरली मतलब जो इंटरव्यूअर होता है, जो सामने तो HR बैठा है, HR के बाद टेक की बात आती है, तो HR कैसे शॉर्ट लिस्ट करेगा? वो तो चला के देखेगा, उसको तो कोड समझ आना नहीं है, उसका काम ही चला देखना रिज्यूम में, शॉर्ट लिस्ट करके फिर आगे देना। तो अगर आपने लिंक्स डाले वो यूज़ करेगा, देखेगा हाँ ये रेलिवेंट है, फ्रेशर होके भी इसने इतना बना दिया, डिप्लॉय तक कर दिया, तब वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो चलता हुआ मॉडल आपके पास है, एक वेबसाइट ही मान लेते हैं अगर XYZ, और पीछे आपके पास गिटहब का लिंक है, तो जो टेक लीड मेरे जैसे सामने बैठे हैं वो दोनों कंपेयर करेंगे, कोड देखेंगे और फिर सीधे कॉल पे ले लेंगे। और अगर आपने फिर वही चीज़ जो मैंने पहले बोला था स्क्रैच से बनाया, तो आप मेरे क्रॉस क्वेश्चन इनकाउंटर कर पाओगे। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, जैसे मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, अगर फ्रेशर है बंदा, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ होती है कोर्स करके, कई प्रोजेक्ट मतलब यूट्यूबर्स डलवा देते हैं वहाँ पे, बच्चों को पता ही नहीं होती है क्या होती है। अगर आप खुद बनाओगे, बिल्ड करोगे, तो आपको पता रहेगी कि वो एरर क्या था, उस किस एरर की वजह से वो पर्टिकुलर लाइन लिखी गई है। तो ये चीज़ होती है जहाँ से मतलब सैलरी की नेगोशिएशन में ये यहाँ पे काम आ जाता है। अंडरस्टूड। तो ये तो रोड मैप हो गया कि अगर जॉब लेनी है या प्रोडक्ट सीखना है, एंड यू वर्क इन Web3 एज वेल। तो Web3 में आपका कैसे रहता है, और Web3 में आप क्या क्या चीज़ें करते हो उसके लिए? मतलब Web3 में जाने के लिए बच्चों के लिए रोड मैप क्या हो सकता है, सिंस आपने Web3 बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में किया है? तो Web3 का मैं पहली चीज़ कहूँगा, अभी तक मैंने जितने बच्चों से इंटरेक्ट करा है, उन्होंने अपने माइंड में एक परसेप्शन बना रखा हुआ है कि Web3 बहुत हार्ड है। मैं जितना से भी मिला हूँ ना, मतलब मैं जनरली जब बात करता हूँ, मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूँ, हर वीकेंड ऑलमोस्ट, या तो मैं किसी हैकाथॉन पे होता हूँ या किसी कॉलेज में कोई ना कोई सेशन XYZ दे रहा होता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो इनफैक्ट Web3 में मोस्ट ऑफ द लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। हम लोग भी जैसे विद ICP इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल को हम इंडिया एक्टिवेशन देखते हैं,
एंड उसके लिए भी वी मेक श्योर कि हमारे जितने बूट कैंप्स हो, जितनी हैकेथॉन्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई एंट्री फीस नहीं है, एंड उसमें प्राइज मनी अलग से होती है। Yes. बूट कैंप के एंड में भी सर्टिफिकेशन हैं, वो भी फ्री हैं, एंड वी गिव मनी टू पीपल ऑल्सो जो ग्रेजुएट करते हैं हमारे बूट कैंप से। तो Web3 इट्स वेरी रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया ये बात कि बूट कैंप्स और एजुकेशन और जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ टोटली फ्री, यू गेट पेड ऑल्सो। हैकेथॉन में भी पार्टिसिपेट करो, आप अगर कुछ भी ठीक ठाक बना लोगे तो आप जीत ही जाओगे, एंड यू गेट लॉट ऑफ ऑफर्स। मेरे बहुत सारे नोन में लोग हैं जिन्होंने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया एंड देन दे गॉट जॉब्स एंड ऑल दीज ऑफर्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। तो वो सारी अपॉर्चुनिटी पूल बहुत बड़ा है Web3 में। नहीं सर, आपका कहना सही है, लेकिन अगर बेस लेवल पे आप ग्राउंड लेवल पे बच्चों से जाके बात करो ना, एडॉप्शन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो मतलब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी कह लीजिए या फिर जितनी लर्निंग कम्युनिटी है, उन लोग के हिसाब से वो वीडियोस देख देख के बच्चों का परसेप्शन ऐसा बन गया ना कि Web3 में इंटर करना ही बहुत कठिन है। उनके लिए पूरा डेवॉप्स पढ़ना आसान लग रहा है उनको, लेकिन उनका कहना ये सर मैं डेवॉप्स पूरा ख़त्म कर दूंगा, मेरे को चल जाएगा, Web3 बहुत कठिन है। तो ये परसेप्शन सबसे पहले बच्चों को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा Web3 में एंटर करने के लिए। आप कोई भी XYZ लैंग्वेज पढ़ो, अगर आप बैकएंड का ही एग्जांपल लें, आपने Node.js पढ़ी तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो अब डेटाबेस के प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जितना टाइम आपको डेटाबेस समझने में, इंटरेक्शन समझने में लग रहा है, उतना ही टाइम आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, उसको डिप्लॉय करने में और उसको कनेक्ट करने में लगना है। राइट। बस ये परसेप्शन जो होता है ना, परसेप्शन जो दिमाग में बैठ गया बच्चों के कि ये कठिन है, ये आसान है, मैं ये कर ले जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो ये परसेप्शन हटाना है, आई कैन वाला फील लाना है कि मैं कर सकता हूँ, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये हटा के अब बेसिकली एंट्रेंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप कोर फंडामेंटल्स देख लो जो ब्लॉकचेन के हैं, उसके बाद कोई भी एक ब्लॉकचेन पकड़ लो। एग्जाम्पल के लिए इथेरियम ले लेते हैं, ठीक है, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, डिप्लॉय करो, उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करके देखो, उसको चला के देखो, फिर जब इंट्रैक्शन होने लग जाएगी, जब एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसने बना लिया, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होगी, तब वो प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ सकता है। राइट। बस दिक्कत ये है कि जो बेस लाइन, वो जो लाइन है ना, वो बच्चे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वो जो फियर वाली लाइन है कि मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार जो जंप हो गया ना उस साइड, तो उसके लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि सेम लैंग्वेज ही तो है। राइट। बस कोर बेस फंडामेंटल एंड अगर देखा जाए तो डिप्लॉयमेंट कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज ये सारे के सारे, जैसे सॉलिडिटी इज वे इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। Yes. या अगर आप रस्ट भी देखोगे, रस्ट भी उतनी मुश्किल नहीं रही है अब। Yes. बिकॉज हुआ क्या है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ने अपने लेयर्स बना लिए और उन्होंने अपने फंक्शंस बना लिए जिसके कारण से डिप्लॉयमेंट ईजी हो गया। Yes. उनका मेन मोटिव ही ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, एंड देन दे आर एनकरेजिंग एवरीथिंग। तो उससे एक बेनिफिट तो बन ही गया है, एंड उससे ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी पूल भी और बढ़ गया, और कंपैरेटिवली लैंग्वेज इजी होती जा रही है। Web2 से ज़्यादा तेज़ी से वो इजी हो रही है। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट आप वेब पे लिखो, डिप्लॉय का बटन दबाओ, वहीं पे डिप्लॉय हो जा रहा है, कोई झंझट ही नहीं है करने में। बिल्कुल। और फिर जैसे मान लो यार आपने सिंस आप इतने टाइम से टेक में काम कर रहे हो एंड यू हैड ऑप्शन कि आप Web2 में भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए सोच सकते थे, Web3 भी सोच सकते थे, देन वाई Web3, वाई इट इंट्रिग्ड यू सो मच? ट्रस्ट, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगती है Web3 में, ट्रस्ट, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेरे और यूज़र के बीच में। अभी जनरली क्या होता है कि कोई सा भी आप प्रोडक्ट XYZ उठा लो, तो जो एंड यूज़र होता है उसके दिमाग में एक चीज़ होती है ट्रस्ट वाली और ट्रांसपेरेंसी वाली, कि मैं यहाँ पैसे दे रहा हूँ, वो पैसे का कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर ये अगर मुझे ये सर्विस भी मिल रही है तो क्या एक्चुअली ये वर्थ है इतनी चीज़, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलरली ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूँ। ये दो चीज़ बस ब्लॉकचेन ऐड करने से ही गायब हो जाती है, क्योंकि ब्लॉकचेन ऐड करा मतलब ट्रस्ट है, टेम्पर नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास। राइट। दैट्स वाई ब्लॉकचेन। और पता नहीं क्यों मुझे पोटेंशियल दिखता है ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा। नहीं ये कोर गट फीलिंग वाली चीज़ है थोड़ी सी। पोटेंशियल तो यार इसीलिए तो इट्स अ 15-year-old इंडस्ट्री। Yes. और अगर आप देखोगे तो डेवलपर्स का रेट लास्ट 12 सालों से बढ़ ही रहा है कंटिन्यूसली। लिंक्डइन की लास्ट 4 साल की रिपोर्ट देखोगे ना, कोटेड अगेन एंड अगेन, कि वहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट पेड सैलरी जो है वो ब्लॉकचेन इंजीनियर्स की है। दो इट डजंट मैटर कि सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहिए, बट ये दिखाता है कि मार्केट जो फोर्सेज हैं सप्लाई टू डिमांड की, कि डिमांड कितनी हाई है एंड वी नीड अ ह्यूज सप्लाई कि उस डिमांड ऑफ इंजीनियर्स को पूरा कर सके। तो Web3 में दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन जॉब्स एज वेल एंड इन entrepreneurship as well. Yes. And I wish you all the best for Thank your you so entrepreneurial much. journey. और मेरे को लगता है कि हाँ, अगेन वी विल मीट ऑफ द कैमरा ऑल्सो, कि हम लोग इंक्यूबेशन पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकें एंड किस तरह से हैं आपको कर पाएँ हेल्प, जैसे भी कर सकते हैं हम कर पाएंगे, एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।